नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। स्मॉल सेविंग्स को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई हैं और स्मॉल सेविंग स्कीम्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। जिस तरह से जो रिकमेंडेशंस थी श्यामला गोपीनाथ कमेटी की, उसको काफी हद तक जिस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है और इसी पर रहेगी हमारी खास पेशकश। हमारे साथ कई खास मेहमान इसमें जुड़ेंगे। हमारे साथ पंकज मतपाल साहब रहेंगे, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑप्टिमा मनी के। नमस्कार, स्वागत है आपका पंकज साहब कार्यक्रम में। साथ ही जयंत पाई साहब भी रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट हैं पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के। आप दोनों का ही स्वागत है, गुड आफ्टरनून। और इनफैक्ट आप अगर सीधा प्रश्न पूछना चाहें तो आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। कुछ भी आपके जहन में प्रश्न हो छोटी बचत योजनाओं से संबंधित, तो सीधे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही हमारा लैंडलाइन नंबर रहेगा जिस पर भी आप कॉल कर सकते हैं 0120-425-8237। तो आपके प्रश्नों का हम इंतजार करेंगे। पर सबसे पहले आइए रुक करते हैं, हमारे संवाददाता उज्जवल नारायण हमारे साथ मौजूद हैं। उज्जवल, जिस तरह से ये बड़ी अनाउंसमेंट कल हमने देखा है, कल शाम गवर्नमेंट की तरफ से जो की गई है, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि जो कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशंस थी उसमें देखा जा रहा था, क्योंकि ये सारी जितनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं स्मॉल सेविंग और कैची और अट्रैक्टिव बनाने के प्रयास थे, उसी तरफ बड़ा कदम उठाया गया है। और लगता है क्योंकि इसके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं तो काफी लोगों को इसका बड़े पैमाने पर फायदा भी होगा। जी हाँ, जाहिर तौर पर जो पोस्ट ऑफिस में निवेश करने वाले ग्राहक हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि जो सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, उस पर अब तक ब्याज 3.5% मिल रहा था, वो अब 4% मिला करेगा। इसके अलावा जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है जो पोस्ट ऑफिस जारी करता है, उस पर भी ब्याज में बढ़ोतरी की गई, 8.4% ब्याज मिलेगा। तो खासतौर पर ये पोस्ट ऑफिस में निवेश करने वाले ग्राहकों के लिए काफी अच्छी खबर है। और आज सुबह से हमारी यहाँ पोस्ट ऑफिस में जो ग्राहक आ रहे हैं उनसे बातचीत हो रही है, तो उनका कहना है कि हाँ बिल्कुल उनके लिए उनमें उत्साह है इस बारे में। लेकिन अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसमें 8.4% जो ब्याज की बात कही गई वो अभी भी बैंकों से कम है। सरकार को जो है बैंकों के बराबर करना चाहिए था, थोड़ा असंतोष है। लेकिन खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए ये काफी फायदेमंद है जिनकी की पहुंच से बैंक बाहर है, और पोस्ट ऑफिस ही उनके लिए निवेश का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है जो दूर दराज के इलाकों में है, जहां तक पोस्ट ऑफिस की रीच है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक जहां नहीं पहुंचे हुए, वैसे ग्राहकों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको अपने निवेश पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। और जो अगर वो लंबी अवधि का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसे चीजों में अगर निवेश करते हैं तो उस पर भी उन्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा। उनको मैच्योरिटी पीरियड भी जो पहले 6 साल था वो भी घटकर 5 साल हो गया है। तो सब मिला जुलाकर एक ग्राहक की ओर से एक पॉजिटिव नोट है, वो इसको पॉजिटिव नोट के रूप में ले रहे हैं। उनको लग रहा है थोड़ी राहत जो है उन्हें मिली है। और सरकार के लिए इस मामले में राहत इस बात से है कि नेशनल जो स्मॉल सेविंग स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस वगैरह के माध्यम से चलाई जाती है, उसमें निवेश बहुत तेजी से घट रहा था। तो मार्केट से थोड़ी पैरिटी जो है इस बढ़ोतरी से होगी, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है इन सेविंग्स में पहले की तरह निवेश बढ़ेगा। क्योंकि इस साल सरकार को उम्मीद थी कि 24,000 करोड़ के आसपास इसमें इकट्ठा होगा, लेकिन उससे काफी कम रकम जो है इन स्कीम्स में इकट्ठा हुई। तो सरकार के लिए भी और जो ग्राहक पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं, दोनों के लिए ये जो कदम है वो फायदेमंद साबित हो सकता है। जी, शुक्रिया आपका। और नो डाउट जिस तरह से पहले ही पीपीएफ टाइप इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो काफी लोकप्रिय रहे हैं, अब उसका चार्म जो है वो और बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी इजाफा हुआ है। मोर ओवर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग रहता है, तो उसकी अपनी एक पावर रहती है, वो तेजी से ग्रो करती है मनी, तो वो तो बेनिफिट है ही। मोर ओवर जो 70,000 इन्वेस्टमेंट लिमिट थी, एक मैक्सिमम जो इंडिविजुअल एक साल में इन्वेस्ट कर सकता था, इनफैक्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता था, उसको बढ़ाकर भी 1 लाख कर दिया गया है। एक रिपोर्ट पर आइए निगाह डालते हैं, फिर बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। पीपीएफ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीपीएफ लिमिट बढ़ा दी है। पीपीएफ में अब आप सालाना 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। साथ ही जिस तरह से पीपीएफ के खातों पर 8% की बजाय 8.6% ब्याज मिलेगा, पीपीएफ में रकम जमा करने पर एटीसी के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ निवेश और टैक्स बचाने का ज्यादा बेहतरीन जरिया बन गया है। पीपीएफ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीपीएफ लिमिट बढ़ा दी है। साथ ही अब इस पर पहले से ज्यादा ब्याज भी मिलेगा। पीपीएफ में अब आप 1 साल में 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब तक पीपीएफ खाते में साल भर में कम से कम 500 और अधिकतम 70,000 रुपए जमा करने की लिमिट थी। पीपीएफ पर अब 8.6% का सालाना कंपाउंडिंग ब्याज मिलेगा, जो अब तक 8% था। पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा है कि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इस पर टैक्स छूट मिलती है। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स मुक्त होता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी भी जगह आप पीपीएफ खाता खोल सकते हैं।
पीपीएफ खाता वैसे तो 15 साल के लिए होता है, लेकिन चौथे साल के अंत में खाते से 50% रकम निकालने की छूट रहती है। हालांकि ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद बैंकों की एफडी और ईपीएफ के मुकाबले पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज कम है, लेकिन एफडी पर टैक्स छूट नहीं मिलती, जबकि ईपीएफ पर लोन नहीं ले सकते। पीपीएफ खाते पर ये दोनों फायदे मिलते हैं। खाता खोलने के तीसरे साल आप पीपीएफ खाते की रकम के 25% हिस्से पर लोन ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी बिजनेस। तो आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। ओपनिंग कमेंट में पंकज साहब बताइए, आप जो कदम कल गवर्नमेंट की तरफ से इनफैक्ट लिए गए हैं, ये आपको लगता है एक वेलकम मूव है? क्योंकि ये लॉन्ग अवेटेड था। इन्फ्लेशन जिस तरह से डबल डिजिट में पहुंच गई थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार हम देख रहे हैं बाकी ऑप्शंस में बढ़ रहा था, ये स्मॉल सेविंग्स को भी इस तरह से लुभावना बनाना, वो लगता है समय की अब जरूरत बन चुकी थी। बिल्कुल, जैसा आपने बोला एकदम मैं इसका स्वागत करता हूं और ये अच्छा विकल्प है। जो भी रेट बढ़ाए गए हैं ये अच्छे हैं। साथ में पीपीएफ का जो लिमिट है 70,000 से 1 लाख की गई है, ये भी बहुत अच्छा है। सिर्फ एक जो सेविंग बैंक अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस का है उसका अभी इंटरेस्ट 3.5 से बढ़ाकर 4% किया गया है, जबकि हमने अभी देखा है कि आरबीआई ने बैंक के इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया है, जिसकी वजह से अभी सेविंग बैंक अकाउंट में बैंक 6% तक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। उस हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट अभी जो 4% है वो उसके कंपैरिजन में कम है। साथ ही जो एमआईएस है उस पर बोनस को हटा दिया गया है, तो वो भी एक, अगर आप 8% से रिटर्न 8.2 करते हैं लेकिन बोनस को निकाल देते हैं तो ओवरऑल जो आपके रिटर्न्स हैं वो फिर भी कम है। तो इस हिसाब से दो स्कीम्स में मुझे बहुत अच्छा नहीं महसूस हुआ, लेकिन बाकी जो स्कीम्स है, पीपीएफ है, एनएससी है, उनमें काफी अच्छे सुधार हुए हैं। जी, नो डाउट। अगर हम पीपीएफ से पहले शुरू कर सकें, जयंत भाई साहब, पीपीएफ क्योंकि काफी लोकप्रिय रहा है और इसमें बड़ी संख्या में भारतीयों ने पैसा भी इनफैक्ट पार्क किया है, एक लंबी अवधि का 15 ईयर्स का जिस तरह से इन्वेस्टमेंट रहती है, और उस फ्रंट पर ये जो 8.6% और साथ में वो कंपाउंडिंग एंड मोर ओवर जो लिमिट भी 1 लाख की गई है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखो, अगर हम लास्ट 15 साल से देखें तो पीपीएफ में हमेशा इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते रहे हैं, जो कि बाकी जो स्कीम्स है, एनएससी और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ये सब स्कीम्स में इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन क्वाइट स्टिकी, दे आर नॉट चेंज्ड अ लॉट। लेकिन पीपीएफ में हमेशा ये रिस्क या ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि एवरी ईयर द रेट कैन बी चेंज। तो ये जो चेंज है इट इज इन लाइन विद दैट। पीपीएफ पहले से ही बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है और ये इंटरेस्ट रेट के बाद और ये लिमिट बढ़ने के बाद इसका अट्रैक्टिवनेस और बढ़ गया है। लेकिन एज ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हमको अभी ये थोड़ा और मुश्किल होगा अपने क्लाइंट्स को ये कन्विंस करने के लिए कि वो इक्विटी में और डालें, क्योंकि पहले अभी जो डीटीसी आ रहा है उसमें शायद ईएलएसएस फंड्स पे भी बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट निकल जाएगा। तो इट मे सो हैपन दैट क्लाइंट्स विल नाउ बी मोर इंक्लाइंड टू पुट मोर इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये एक थोड़ा सा रिस्क है, बट अदर देन दैट दिस चेंज इज वेरी गुड। राइट, आइए सवाल आ रहे हैं, उनको हम पिकअप करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ओडिशा से है और लाइन पर इस समय मिस्टर मालिक हैं। गुड आफ्टरनून, प्लीज बताइए, सवाल बताइए। Very good afternoon. I have one question regarding monthly income saving plan. या बताइए। अभी ये उसका जो ये हुआ अभी जो उसका था 6 साल था और 10% बोनस था जी। अभी उसमें कोई परिवर्तन चेंज हुआ है कि नहीं? और उसके आपका जो है केबी भी तो अभी स्टॉप हो गया, कल के जो न्यूज में पता चला। और उसके बाद केबीपी के अलावा उसका विकल्प क्या है? आपको जरूर इस पर हम राय दिलाते हैं। मिस्टर मालिक, आपने मंथली इनकम स्कीम्स का मेंशन किया है, पंकज साहब अभी इसका जिक्र भी कर रहे थे। इनफैक्ट बोनस जिस तरह से अप हुआ है अब इसमें 8.2% रहने वाला है। इनफैक्ट आप इस चेंज से पंकज साहब थोड़े कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, आप इसको किस तरह से देखेंगे? इन्होंने सेविंग बैंक का जिक्र किया, उसका भी अगर हम देखें, बाकी जो डीरेगुलेटेड पंकज साहब कह रहे थे वो न्यू जनरेशन बैंक जो है हमने देखा है वो 6% तक ऑफर कर रहे हैं। अभी बड़े बैंक सोच विचार कर रहे हैं किस तरह से बढ़े, तो ये स्पेसिफिकली जो इनकी क्वेरी है आप इसको किस तरह देखते हैं? मोर ओवर किसान विकास पत्र भी बंद हुआ है, उसको उतना खास रिस्पांस भी उस तरह से नहीं आ रहा था, आप इसको कैसे देखते हैं पंकज जी? मलिक जी, एक तो बोनस अभी आपने जिक्र किया 10%, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बोनस 5% था मौजूदा स्थिति में, और वो 5% का बोनस जो था उसको अभी रिमूव कर दिया गया है। तो उसको विड्रॉ करने के बाद में आपका इंटरेस्ट रेट जो 8% था उसको 8.2 किया है। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो IRR आता है वो पहले से कम होता है। तो बेसिकली ये कुछ आपके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अभी यूजुअली मैं अगर बात बताऊं, पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम बहुत पॉपुलर है कि लोग MIS में करते हैं
और अगर लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है तो जो मंथली इनकम होती है उसको वो आरडी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन में स्कीम बनाई जाती है उस तरह से अगर हम देखेंगे, क्योंकि आरडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट 7.5 से बढ़कर 8% हो गया है, तो वहां पर भी आपको 0.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। तो जो इन्वेस्टर इस तरह से पहले एमआईएस में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके मंथली इनकम को आरडी में ट्रांसफर करते हैं, उस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। जी, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। भोपाल से वंदना शर्मा जी इस समय लाइन पर हैं। प्लीज बताइए वंदना जी, सवाल। नमस्ते सर। यस मैम। मैं एक पोस्ट ऑफिस एजेंट हूँ। यस मैम। जी हाँ, मेरे को आपका एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे कि मैं कुछ बात पूरी भारतवर्ष में कहना चाहूंगी। जी हाँ, बताएं मैम, क्या आप कहना चाह रहे हैं? कि आप अभी जो बहुत अच्छी चर्चा लेके बैठे हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में, तो सर मैं ये देख रही हूँ शाम से कि सारे चैनल्स इसके बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं। मैं एक बहुत दुखी होकर आज बात कर रही हूँ कि लेकिन हम लोग जो एजेंट है उनकी कमीशन जिस तरह से बंद करने की बात है, उस पॉइंट ऑफ व्यू आप टच करना चाह रहे हैं? सर बहुत बड़ा, मेरा तो घर उसी से चलता है सर। मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी अगर गवर्नमेंट इस तरीके का एक्शन लेगी, तो हम लोगों का तो पेट पे लात मार दी गवर्नमेंट ने सर। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, मैं बहुत मैम संभव इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कॉल ली गई है। जो श्यामला गोपीनाथ की जो कमेटी फॉर्म हुई थी, उनके अकॉर्डिंगली जो FY 11 हम 2010-11 की बात करें, उसमें एजेंट्स की जो कमीशन थी वो ऑलमोस्ट 2400 करोड़ के करीब गई थी। अब उनके अकॉर्डिंगली अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉल ली है स्पेसिफिकली PPF पर और जो स्मॉल सेविंग जिस तरह से जो स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम्स, उस पे इसको डिसकंटिन्यू किया जाए। हम आपको व्यू दिलाते हैं कि इसके पीछे जो सोच रही। जैन साहब आप कैसे देखेंगे? इसके साथ नो डाउट बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे, लेकिन फाइनली वित्त मंत्रालय ने इस पे कॉल ली है। आप इसको कैसे देखेंगे? कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशंस थी, कीपिंग दैट इन माइंड, कैसे आप इनको बताएंगे? नहीं, जो वंदना जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस ऐसा ये जो स्कीम्स है ना, दे आर मोर ऑफ पुल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट तो है निवेश करने का, लेकिन जो तरीका है वो कभी कभी थोड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इसमें एजेंट्स की मदद की बहुत ज़रूरत है, और स्पेशली जो छोटे गांव और शहरों में लोगों की जो फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल है वो थोड़ी कम है। तो इवन बड़े शहरों में लिटरेसी लेवल कुछ खास नहीं है अभी तक, लेकिन एटलीस्ट दे आर एबल टू डू इट इन अ बेटर वे। लेकिन छोटे शहरों में डेफिनेटली एजेंट्स की मदद की काफ़ी ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी रिव्यूड। और दूसरा यह है कि अभी PPF पे भी कमीशन अभी 0 कर दिया है, तो PSU बैंक शायद अभी भी PPF ऑफर करेंगे बिकॉज दे आर बेसिकली गवर्नमेंट ओन बैंक्स। लेकिन काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे जिनके फ्यू ब्रांचेस, 1-2 ब्रांचेस PPF ऑफर करते रहे, जैसे ICICI बैंक बॉम्बे में एक ब्रांच में करता था। अभी वो भी सब बंद हो जाएंगे बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो इंसेंटिव टू मार्केट सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट लाइक PPF। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 0.5 to 1% कमीशन इट वाज नॉट अ वेरी बिग थिंग। तो आई थिंक दैट शुड बी रिव्यूड एंड वी शुड रिज्यूम द कमीशन अगेन। राइट, देखते हैं इसका किस तरह से आगे इस पर कॉल ली जाती है। अभी तो एज ऑफ नाउ इसको डिसकंटिन्यू किया गया है, तो हमने आपको इस पर व्यू दिलाने की कोशिश की है। लेकिन समहाउ बाकी व्यूअर्स जो कार्यक्रम देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्न हमें सीधा इसमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। और लैंडलाइन नंबर भी है 01204258-237। तो स्मॉल सेविंग्स यानी जो छोटी बचत योजनाएं हैं उस पर ये हमारी खास पेशकश है। हम ब्रेक लेकर जल्दी लौट कर आते हैं। तो स्मॉल सेविंग्स को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। सरकार ने नेशनल सेविंग स्कीम को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की है। अब NSE 6 की बजाय 5 साल में मैच्योर होगी, जबकि सरकार 10 साल में मैच्योर होने वाली NSE स्कीम लाने जा रही है, जिस पर 8.7% ब्याज मिलेगा। लेकिन सरकार ने किसान विकास पत्र बंद कर दिया है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चलते सरकार ने सेविंग स्कीम्स को भी बेहतर बनाने की कोशिश की है। सरकार ने छोटे जमा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी समय सीमा को 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है। हालांकि 5 साल मैच्योरिटी वाली NSE पर पहले की तरह 8% ब्याज ही मिलेगा।
इसके अलावा सरकार 10 साल की मैच्योरिटी वाली नई एनएससी स्कीम लाने जा रही है, जिस पर 8.7% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की ब्याज दर को 3.5% से बढ़ाकर 4% कर दिया है और मासिक जमा योजना की मैच्योरिटी की समय सीमा को भी 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है। लेकिन पोस्टल डिपॉजिट पर 5% के मैच्योरिटी बोनस को खत्म कर दिया गया है। इस लिहाज से सरकार की 10 साल वाली एनएससी बैंक्स की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को कड़ी टक्कर दे सकेगी। बैंक्स इन दिनों एफडी पर 9 से 10% तक ब्याज देते हैं, जबकि नई एनएससी स्कीम में 8.7% ब्याज मिलेगा। लेकिन सरकार ने किसान विकास पत्र स्कीम को बंद कर दिया है। अमित सिंह, जी बिजनेस। आइए प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न दिल्ली से आ रहा है। प्रश्न गुरप्रीत जी का है। गुरप्रीत जी प्लीज बताइए, प्रश्न बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसमें पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 2 साल से अराउंड 50 to 60,000 पर ईयर। राइट सर। तो मेरा टारगेट 12 साल तक इन्वेस्ट करने का है, तो व्हाट विल आई गेट द अमाउंट अप्रोक्सीमेटली? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि ये म्यूचुअल फंड से बेटर ऑप्शन है पीपीएफ? ये दोनों अलग अलग ऑप्शन हैं, अलग अलग गोल के लिए किए जाएंगे। हम फिर भी आपको इस पर रिव्यू दिलाते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान भी मौजूद हैं। पंकज साहब, इन्होंने जैसे कहा म्यूचुअल फंड्स का इन्होंने जिक्र किया, वो अपने आप में जिस तरह से उसमें अगर हम देखें वो पोर्टफोलियो में शुमार करें, उसमें आप अच्छे रिटर्न्स के लिए थोड़ा लंबी अवधि उसके साथ बढ़ें। और पीपीएफ नो डाउट अपने आप में एक अच्छा बेहतरीन विकल्प है। इसको और कैची बनाने के लिए प्रयास हुए हैं। आप इनको किस तरह से बताते हैं? इनफैक्ट दोनों को ही अपने पोर्टफोलियो में शुमार करें। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं तो इक्विटी हमने हमेशा देखा है कि लंबी अवधि में दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न देती है। तो हमेशा आप अपने रिस्क एपेटाइट, अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करें। तो हम 2 प्रोडक्ट को साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेट कैटेगरी में पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इस पर जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर आपको टैक्स नहीं लगता है, जबकि दूसरे जो डेट प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट वो टैक्सेबल होता है, तो आपकी यील्ड कम हो जाती है। यहां पर क्योंकि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, इसके लिए ये डेट कैटेगरी में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। साथ ही आपने पूछा कि आपको अगर पूरे टाइम पे, क्योंकि ये 15 ईयर का प्रोडक्ट है, तो 15 ईयर तक अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपको लगभग अगर आप 70,000 रुपीज हर साल का इन्वेस्ट करते तो पहले आपको करीब 22 लाख मिलते और अभी वो 27,000 मिलेंगे। कुछ 30,000 अराउंड का आपको डिफरेंस मिलेगा अगर आप सेम अमाउंट पहले करते थे वही करते। लेकिन आप क्योंकि 50,000 अराउंड कर रहे हैं और उसी को करेंगे तो उस हिसाब से आप 8.6% के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 0.6 का डिफरेंस ऐसे बहुत कम लगता है, लेकिन 15 ईयर में इसका इफेक्ट जो आता है वो 34,000 के अराउंड आ जाता है। तो इसके लिए लंबी अवधि में ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है 0.6% का, ये काफी बड़ा रिटर्न आपको देगा। एब्सोल्युटली। और इसमें ये कंपाउंडिंग एक बड़ा कैच रहता है और उस तरह से एग्जेम्प्ट कैटेगरी में भी है। जैन साहब, आप कैसे देख रहे हैं? जैसे डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है और इनफैक्ट उसको देखते हुए ये जो छोटी बचत योजनाओं का जो चार्म है, मोरओवर आप जैसे म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे थे, क्या उसमें ईएलएसएस कैटेगरी में जो एटीसी के तहत आती हैं, क्या वो चार्म रहेगा या उसको लेकर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं वो डिसकंटिन्यू होता है? तो इनफैक्ट ये आप ओवरऑल सिनेरियो किस तरह से पैन आउट होता देख रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड? क्योंकि कई लोग इन्वेस्टमेंट्स टैक्स सेविंग के पर्पज से भी करते हैं, बड़ी संख्या में इनफैक्ट लोग। तो उस एंगल को आप किस तरह से अटैच करेंगे, स्पेसिफिकली एटीसी के तहत अगर हम बात करें? हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये जो चेंज आ गया है कल, उससे लोग डेट कैटेगरी की ओर ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। और उसको कंपेयर किया तो मोस्ट प्रॉब्ली डीटीसी में ईएलएसएस का भी बेनिफिट विड्रॉ हो सकता है। तो एक्चुअली जो बैलेंस्ड हम लोग एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, ये दोनों उनके विरुद्ध है। ये दो जो चेंजेस आ रहे हैं। सो आई मीन वील हैव टू, अपना काम थोड़ा मुश्किल हो गया एज प्लानर्स, राइट? क्योंकि लोग इंट्यूटिवली दे वुड प्रेफर डेट दिस। लेकिन और एक इसमें डीटीसी का जो चेंज है, वो डीटीसी में कहा है कि टोटल जो 1 लाख का बेनिफिट है, ओनली 50,000 विल बी गिवन फॉर सच सेविंग्स and balance 50,000 will be for life insurance and other children school fees वगैरह, right? So that is little contradictory, क्योंकि कल उन्होंने 1 लाख का लिमिट तक बढ़ा दिया है और डीटीसी में ये कहा है कि सिर्फ 50,000 तक ही ये सब इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट मिलेगा। तो वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द फाइनल आउटकम, दैट विल नॉट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी किस रूप में आएगा उसका भी इंतजार है। अगला प्रश्न अलीगढ़ से है, विपुल शर्मा जी लाइन पर हैं। विपुल साहब नमस्कार, बताइए सवाल।
हेलो, यस शर्मा साहब बताइए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि पीपीएफ पर अब कितना % कमीशन है? कितना % कमीशन है? कमीशन पीपीएफ पर खत्म हो गया है। अच्छा, बिल्कुल खत्म हो गया है, एकदम डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। दैट्स इट, ओके। हम अगला प्रश्न लेते हैं। मनोज कुमार साहब का एक प्रश्न है, श्री गंगानगर से, वो लाइन पर हैं। मनोज साहब बताइए, आप सवाल बताइए। सर जी, ये जो रेकरिंग डिपॉजिट है ना, आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, हाँ जी, आरडी पे कितना इंटरेस्ट कर दिया सर? देखिए, हम बाकी स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को टच कर रहे हैं। जहां तक रिकरिंग डिपॉजिट्स की बात है, उसको पंकज साहब उस फ्रंट पर तो आप क्या इनको देना चाहेंगे, क्योंकि बाकी हमने चेक किया है, आरडीज पर तो इस तरह से कोई बदलाव नहीं जी, उस पर 8% हो गया है। पहले 7.5 था, उसको बढ़ाकर 8% किया गया है। ओके, स्पेसिफिक आरडी पर 0.5% का इजाफा हुआ है। राइट, ओके। आरडीज का भी जिस तरह से पंकज साहब ने ये क्लैरिफाई कर दिया है, उस फ्रंट पर भी इसमें 0.5% की इसमें इजाफा किया गया है। अगला प्रश्न लेने से पहले हम जिस तरह से अलग अलग एंगल्स को इसको टच कर रहे हैं, आप ये भी पंकज साहब इसमें कैसे देखेंगे, क्योंकि जहां तक बैंक एफडीज की बात है, हमने देखा वो काफी अट्रैक्टिव बनी और लोगों को काफी इम्पैक्ट लुभा रही हैं, काफी उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा हुआ। तो एफडीज एक तरफ हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जा रहा है पीक के नजदीक है, तो उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं मूविंग फॉरवर्ड? एंड मोर ओवर ये सेविंग बैंक डीरेगुलेट हुआ है, तो ये जो विकल्प है, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं पैन आउट होता हुआ? देखिए, सेविंग बैंक का जहां तक सवाल है, उसको हम सिर्फ इमरजेंसी के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है उतना ही उसमें पार्क करते हैं। सेविंग बैंक कोई एक इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है। तो उसमें अगर हम कंपेयर करेंगे, जहां छोटे गांव में अभी तक बैंक्स अवेलेबल नहीं है, वहां पर तो पोस्ट ऑफिस अपने आप में एक विकल्प होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस भारत के छोटे से छोटे गांव में भी अवेलेबल होता है। तो वहां पर सेविंग बैंक में आप 4% का इंटरेस्ट ही अर्न कर पाएंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो हमेशा किसी भी इन्वेस्टर को अपना होराइजन देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कितना रिस्क लिया जा सकता है। अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट। ऐसा नहीं है कि अभी क्योंकि फिक्स डिपॉजिट अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तो आप इक्विटी को भूल जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं आज भी बोलता हूं, इक्विटी ही ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपके दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देगा। इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखिए, अपने ऑब्जेक्टिव को देखिए, उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, जहां तक ये सवाल है, जितना परसेंटेज एलोकेशन हम डेट में करते हैं, उस पर अगर हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है तो उसका फायदा हमें जरूर लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, एक पोर्टफोलियो बनता है, पोर्टफोलियो में सभी कुछ शुमार करें। अगर उतार चढ़ाव हो छोटी अवधि में, इसी का नाम इक्विटीज है, लेकिन लंबी अवधि में पीछे हम देखें ट्रैक रिकॉर्ड, तो दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले इक्विटीज में काफी अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। तो सभी को अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली आप उसमें आप शुमार करें। पंजाब से अमरजीत सिंह जी का अगला प्रश्न है। सिंह साहब, आप बताइए प्रश्न। पीपीएफ की ये है स्कीम 15 साल की, 70,000 में कितने पैसे मिलेंगे 15 साल के बाद? देखिए, अभी इसी एंगल को पंकज साहब ने टच किया था, आपको फिर हम इस पर व्यू दिला देते हैं। आप इसमें निवेश कर रहे हैं पीपीएफ में? अभी फिलहाल कर रहे हैं आप? अब 70,000 की जगह 1 लाख भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। फिर भी आपका जो प्रश्न है उस पर राय पंकज साहब बताएंगे। पंकज जी, देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैं पहले 70,000 को ही लेके चलता हूं। अगर कोई निवेशक पहले 70,000 सालाना निवेश कर रहा था तो उसको 15 ईयर के बाद में मैच्योरिटी पर 22,92,516 रुपीज मिलते थे। लेकिन अभी अगर वो सेम अमाउंट 15 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट 8.60 होता है, तो उनको 23,27,085 रुपीज होता है। मतलब नेट टू नेट 34,570 रुपीज का प्रॉफिट। अब दूसरी बात यह है कि आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे, आपके अकाउंट में पहले से एक अच्छी पूंजी जमा थी, क्योंकि अभी पूरे अमाउंट के ऊपर आपको 8.6 मिलेगा, तो आपको बैठे बैठे उस पैसे के ऊपर जो पहले इन्वेस्ट कर चुके थे उसके ऊपर भी आगे बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा। तो ये आपका बड़ा फायदा है जी। और इनफैक्ट इस तरह से हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ये जो चेंजेस हुए हैं तो उस पर भी आप ये नजर रख सकते हैं। नो डाउट अगला प्रश्न जो है हम जो शामिल कर रहे हैं, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो इसमें बखूबी हम देखते हैं पीपीएफ में रिफ्लेक्ट होती है, उससे मनी काफी तेजी से ग्रो करती है। अगला प्रश्न सासाराम से आ रहा है, मनीष कुमार गुप्ता जी इस समय लाइन पर हैं। मनीष साहब, बताइए आप सवाल। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, बताइए प्लीज। मैं मनीष कुमार गुप्ता सासाराम से बोल रहा हूँ। जी बताएं। हमने पैसा लगाया है जैसे कि LIC में मार्केट फंड, और LIC का इन्फेक्चर और ICCI का MIP है, 40,000 रुपया मैंने निवेश किया हूँ और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, ये आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, हम स्मॉल सेविंग का कर रहे हैं। और इंश्योरेंस में आपको लगाया कितना समय हुआ है? साल हो चुका है, लॉकेट पीरियड था 3 साल का।
इसमें अगर आप रहे हैं तो फिर आप उसको चेक करते समय पहले बढ़े, और ये लॉन्ग टर्म होती है कॉल जो भी आप लेते हैं। जैन साहब, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का कुछ उन्होंने जिक्र किया है, हालांकि हम स्मॉल सेविंग की चर्चा कर रहे हैं, फिर भी आप इस पर अगर इवन ब्रीफ राय दे सकें, फिर हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। मनीष जी, अगर ये जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आपने जिसका जिक्र किया है, अगर वो ज्यादातर स्टॉक मार्केट की ओर निवेश कर रहे थे, तो लास्ट 3 साल में वैसे भी स्टॉक मार्केट ने कुछ ज्यादा रिटर्न दिया नहीं है। तो आप पहले तुलना उससे करें कि अगर इंडेक्स से भी कम रिटर्न इन्होंने दिया है कि नहीं। दूसरा ये है कि पहले 3 साल में ये सब प्रोडक्ट्स में ज्यादातर एक्सपेंसेस कटते हैं। तो अगर आप 100 रुपया देते हो तो केवल उसका 55 से 60 रुपया बहुत बार निवेश होता है, और बाकी सब खर्चों में कटते हैं। अगर आपका 10 साल का पॉलिसी है तो अभी आप देखेंगे आगे जाके कि ये सब खर्चे कम होते रहेंगे, तो आपका ज्यादा जो प्रीमियम है वो निवेशित होगा। तो यू विल सी अ डिफरेंस। लेकिन और दूसरा ये है कि कोई भी यूलिप्स में ये रिटर्न गारंटीड होता नहीं है, तो आपको मार्केट रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू सी। और मुझे लग रहा है कि आप हताश हो गए, ये इनको प्रीमेच्योरली विड्रॉ ना करें। राइट, स्टे विद इट। अगर आपको प्रीमियम और नहीं भरना है तो यू कुड कन्वर्ट इट टू फुल्ली पेड अप पॉलिसी। राइट। तो हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारी ये पेशकश है स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में जिस तरह से इनको और लुभावना बनाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए गए हैं, उसको हम टच कर रहे हैं। इसका एक बड़ा बेस है, बड़ी संख्या में लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वो टोल-फ्री नंबर स्क्रीन पर फ्लैश करेगा, और साथ ही लैंडलाइन नंबर इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हम ब्रेक लेकर जल्दी लौट कर आते हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, ये स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स पर ये हम कार्यक्रम लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक व्यू देखते हैं किस तरह से फीडबैक का पब्लिक की तरफ से मिल रहा है। आपके प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं किस तरह से रिस्पांस स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के इस मूव के बाद पब्लिक की तरफ से है। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, पूरा मतलब बहुत अच्छा लगा। जैसे भी है, अभी अकाउंट खुलवाने ही आए थे, नया अकाउंट खुलवाया हमने और इसका फायदा उठा रहे हैं। तो अच्छी बात है, लेने के लिए तो डाकखाने में जमा करना चाहिए पैसे, और जो भी अपनी आरडी वगैरह का यही करानी चाहिए डाकखाने में। अच्छा है, लोगों की, आम लोगों को भी फायदा हो सकता है इससे, जो कि बैंक वगैरह में नहीं जाते, जितना पोस्ट ऑफिस में फायदा उठा सकते हैं। हम चाहते बेनिफिट हम लोग को मिले, ताकि हम लोग की जो सीजन है और अर्निंग कहीं से नहीं है और खर्चे हैं, तो हम लोग बड़ी हेल्प मिलेगी। इस तरह से लोग इसका वेलकम कर रहे हैं जो मूव गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। समहाउ इन्फ्लेशन ने घर के वैल्यू बिगाड़े हुए थे, कुछ उस फ्रंट पर हम देख रहे हैं अब समहाउ कुछ राहत निकल कर आ रही है, लेकिन प्रेशर्स कई सारे हैं, फिर भी स्मॉल सेविंग और कैची बन रही है। दिल्ली से विनोद जी का अगला प्रश्न है, वो लाइन पर है। विनोद साहब बताएं। Hello, good afternoon. Yes, good afternoon, sir. बताइए। My question is that for tax saving, which is a better option? PPF or NSC, that is new NSC, I think 10 year terms NSC, and having 0.1% more. You're talking about this 10 year, which is proposed 8.7% is what the rate of interest is going to be. आपको इस पर राय दिलवाते हैं। आपने 2 इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया है। पंकज साहब, आप कैसे देखेंगे पीपीएफ जो कि ट्रिपल ई कैटेगरी में है, ये काफी डिस्टेंस अट्रैक्ट करता है, कंपाउंडिंग एनुअली रहेगी। इन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कमीशन किया, हालांकि वो 6 ईयर्स से मेजोरिटी 5 ईयर्स की, लेकिन वो 10 ईयर्स वाला भी एक प्रपोज्ड है जिसमें 8.7% होगा। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, 5 ईयर वाला एनएससी जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर 8.4 किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें पीपीएफ की तो उस पर 8.6 हो गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी दोनों में कंपेयर करेंगे तो पीपीएफ बेटर आपको रिटर्न दे रहा है। दूसरी बात यह है कि एनएससी का जो रिटर्न होता है वो आपका, क्योंकि आपको मिलता तो 5 साल के बाद ही मिलेगा, पहले 6 साल के बाद मिलता था मैच्योरिटी पर, लेकिन वो डीम टू बी इन्वेस्टेड होता है, तो जो उसमें इंटरेस्ट होता है वो अक्रूवल बेसिस पे आपके इनकम में ऐड होता है। तो एक तरह से मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, जबकि आपका पीपीएफ का इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। इस हिसाब से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है पीपीएफ और एनएससी में। पीपीएफ बिल्कुल आपका काफी अच्छा प्रोडक्ट है दूसरे एनएससी या दूसरे किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन एक बात समझनी होगी कि एनएससी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और उसको 5 साल के बाद में आप विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन पीपीएफ एक लंबी अवधि का निवेश है जहां पर आपको एवरी ईयर मिनिमम 500 रुपीज का जैसे कि उसमें इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है एनएससी के मुकाबले में, लेकिन रिटर्न्स के लिहाज से अगर बात करें तो एनएससी बहुत ही सुपीरियर है।
सॉरी, पीपीएफ बहुत ही सुपीरियर है। एब्सोल्युटली, पीपीएफ काफी पॉपुलर भी रहा है और इसको और लोकप्रिय बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। दिल्ली से मंजू शाह जी का अगला प्रश्न है। मंजू जी, गुड आफ्टरनून, प्लीज बताएं। नमस्ते जी। यस मैडम, बताएं। मुझे जानकारी चाहिए थी, एनएससी जो अब 5-6 साल की जगह 5 साल के लिए कर दिया गया है जी, तो क्या ये नियम पुराने वाले पे लागू होगा या नए वाले पे? आपको इस पर फिर भी हम जैन साहब से बताते हैं। जैन साहब, ये इनफैक्ट जब नोटिफाई होगा 1 दिसंबर से इनफैक्ट कह रहे हैं ये इम्प्लीमेंट होगा, तो ये तो जो पहले से चले आ रहे हैं वो तो उसके अकॉर्डिंगली हैं, लेकिन उस डेट के बाद से जो लोग लेंगे ये उन पे एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से वर्क करेगा? हाँ, जो प्रेस रिलीज कल निकला है उसके हिसाब से ऐसे ही होगा, क्योंकि दिसंबर 1 के बाद नए रेट्स तो लागू होंगे, लेकिन जिन्होंने दिसंबर 1 के पहले निवेश किया है उनके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं होंगे फॉर अदर देन द इंटरेस्ट रेट। तो वो उनको 6 साल तक ही निवेशित रहना होगा, और प्लस जो भी बाकी जो कंडीशंस है रिगार्डिंग टैक्स बेनिफिट्स, रिगार्डिंग री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वो सभी उनमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन दिसंबर 1 के बाद वो है, पहले तो मैच्योरिटी कम हो जाएगी एंड देन वील हैव टू सी। जब डीटीसी आता है ना, डीटीसी ने कहा है कि शायद ये जो इंटरेस्ट है उसमें भी री इन्वेस्टमेंट बेनिफिट निकल सकता है, तो वो आगे जाके हम लोग को देखना पड़ेगा। जी, डीटीसी का लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड का इंतजार है, वो अपने आप में एक बड़ा चेंज होगा, लेकिन वो जो होगा तो वो प्रोस्पेक्टिव होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। लेकिन वो किस स्वरूप में आएगा, क्योंकि उसका बड़ा इंपैक्ट बड़े पैमाने पर होगा, उसके लिए थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न पटना से है, जैन प्रसाद साहब लाइन पर हैं। प्रसाद साहब नमस्कार, बताइए। हाँ नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं एक्चुअली प्रश्न ये है किसान विकास पत्र को लेकर के जी। किसान विकास पत्र तो अभी अबॉलिश किया गया, लेकिन जिन लोगों ने पहले किसान विकास पत्र लिया था और जिसका मैच्योरिटी आपको 2012 या 13 या 14 में होगा, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी या उसका रिडेम्पशन? नो सर, नॉट एट ऑल, किसी प्रकार की। पंकज साहब, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने निवेश किया कुछ सोचकर, वो तो नहीं है, लेकिन आगे चलते हुए वो अवेलेबल नहीं होगा, वो मौजूद नहीं होगा निवेश करने के लिए। पंकज साहब जी, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी मैच्योरिटी जब भी मैच्योरिटी है उसी वक्त उनको पैसा मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये सिर्फ नए निवेशक के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा, बस इतना ही सोचना है। जी, एक और इम्पोर्टेंट एंगल जिसको हम टच करना चाह रहे थे आपसे, पंकज साहब, कल भी हमने थोड़ा आपसे फीडबैक लिया था, जैन साहब भी मौजूद हैं। जैन साहब, ये स्पेसिफिकली सेक्शन 80C के तहत जो इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं टैक्स सेविंग के लिए, वो 1 लाख है मैक्सिमम। अब पीपीएफ की लिमिट भी बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, उसमें म्यूचुअल फंड एलआईसी स्कीम्स भी हैं, होम लोन प्रिंसिपल भी है, बच्चों की फीस भी रहती है, एक लंबी चौड़ी है उसमें लिस्ट, एनएससी भी है। तो आप ये किस तरह से देखते हैं? इनफैक्ट जब इतने सारे विकल्प और हमारे यहाँ पे सेविंग्स रेट इतना ज्यादा है, जो कि अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है, तो ये जो सीमा है इसमें अगर जिस तरह से अगर चेंजेस हों तो लोग और प्रोत्साहित होंगे, इंकरेज होंगे और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि ओवरऑल सिस्टम के लिए इनफैक्ट अच्छा रहेगा। तो ये इस एंगल को आप किस तरह से देखते हैं? लिमिट 1 लाख है लेकिन विकल्प बहुत सारे हैं। हाँ, और ये 1 लाख लिमिट के अंदर भी पीपीएफ का सिर्फ 70,000 का जो सब सीलिंग है, एक अच्छा है कि वो अभी वो सब सीलिंग हट गया है, तो लोगों के ऑप्शंस, टोटल ऑप्शंस तो सेम है, लेकिन अगर किसी को 1 लाख पूरा डालना है तो वो डाल सकते हैं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि आपके ऑलरेडी जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, इफ दे आर ऑलरेडी कवरिंग योर 80C लिमिट, तो आप पहले उनसे वो आपका 80C लिमिट भर दो, और फिर अगर आपको पीपीएफ में अगर करना है तो जस्ट लुक एट इट एज अ प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू अ ट्रिपल ई बेनिफिट। तो आप ये देख के मत करो कि इसमें 80C बेनिफिट मिलता है कि नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट शहरों में ज्यादातर अपना स्कूल फीस और जो होम लोन है उससे ही पूरा 1 लाख का लिमिट भर जाता है। तो अपने आप में बट लुक एट इट पीपीएफ एज अ प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट, राइट, एक निवेश के विकल्प के तौर पर, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। अगला प्रश्न कमलदीप मौर्य जी का है, राजस्थान से वो लाइन पर हैं। कमलदीप साहब, बताइए सवाल। हेलो। यस साहब, बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं जैसे 1 लाख ईयरली अब पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ जी, अगर वही पैसा मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की बजाय म्यूचुअल फंड में डालूं, तो म्यूचुअल फंड और पीपीएफ के कंपेयर में किसमें मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा? आपको सिर्फ मतलब ये कितने समय के लिए होगा इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं? 5 इयर्स के लिए अगर करें तो सिर्फ 5 साल के लिए ही निवेश आपको करना है। हाँ जी। उसके आगे नहीं तो फिर पीपीएफ तो और ज्यादा लंबी अवधि का है, 15 साल का है, तो 5 साल में तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स के रास्ते पंकज साहब बढ़ सकते हैं। जी, क्योंकि पीपीएफ तो लंबी अवधि का निवेश है तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट मेरी राय आपको भी और दूसरे निवेशक को भी एक है कि आप ये मत सोचें कि 1 लाख मुझे अभी यहाँ पर लिमिट हो गई है तो पूरा 1 लाख मुझे पीपीएफ में करना है। अगर आपकी लिमिट सिर्फ 1 लाख ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 80C की लिमिट 1 लाख रुपीज है,
तो आप उसमें से एक अपने एसेट लोकेशन के हिसाब से मे बी 30-40% आप डेट में कर रहे हैं, 60-70% आप इक्विटी में, इस तरह से आप दोनों प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, आप 80C लिमिट की ही बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप पूरा 1,80,000 आप पीपीएफ में कीजिए और बाकी का पैसा म्यूचुअल फंड में कीजिए। तो अपने पोर्टफोलियो को एक उसमें इक्विटी, डेट, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप शामिल कीजिए। जी, एक आप गोल सेट करें, सिर्फ टैक्स सेविंग ही उद्देश्य ना हो, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मनी जो है आपकी ग्रो भी करनी चाहिए। टैक्स सेव हो, अच्छा है एटीसी के तहत, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की कई और एंगल्स पे उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न हापुड़ से पूर्णिमा जी लाइन पर। नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी मुझे मालूम पड़ा है कि आपने जो किसान विकास पत्र बंद कराया, ये फिक्स डिपॉजिट था 8.5 साल का, तो इसके बदले कोई डाकखाने ने स्कीम दी है हमें? इनफैक्ट ये तो डिसकंटिन्यू, जिस तरह से आपने सही कहा, किसान विकास पत्र की हम एक बार चेक भी कर दें। जैन साहब, ये किसान विकास पत्र जो है उतना अब इसको रिस्पांस नहीं मिल रहा था, जो ये बंद किया गया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर ये जो ऑप्शंस और हैं, लेकिन केवीपी जो बंद किया, इसके पीछे की सोच आप कैसे इसको कैच करेंगे और इनको मैम को कैसे बताएंगे? लास्ट 2-3 साल से आरबीआई का ये विचार था कि किसान विकास पत्र के जरिए काफी ब्लैक मनी का लॉन्ड्रिंग होता है, क्योंकि किसान विकास पत्र आर ट्रीटेड एज बेरर इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें आप केवल सर्टिफिकेट के पीछे साइन करके आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो आरबीआई ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था इससे, तो अभी उन्होंने जो वो पहले से कहते आ रहे हैं वो एक्चुअली अभी उन्होंने किया है। एंड जो आपने कहा वो भी है कि इससे जो कलेक्शंस है वो भी कुछ खास नहीं है, बिकॉज केवीपी में ना ही आपको एटीसी के तहत बेनिफिट मिलता है, ना ही उसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई राहत मिलती है जी। तो दिस वाज मोर ऑफ जस्ट फॉर पार्किंग ब्लैक मनी। तो अभी वो जरिया तो अभी बंद हो चुका है जी। उसके अगेंस्ट और कोई नया तो उन्होंने विकल्प अभी दिया नहीं है, एंड आई डोंट थिंक इट विल कम ऑल्सो। लेकिन जो बाकी जो नॉर्मल ऑप्शंस है उसमें आप कर सकते हो, राइट। जो पोस्ट ऑफिस के जो बाकी ऑप्शन है जी, और इसमें भी कई सारे विकल्प हैं, तो आपकी जो नीड्स हैं उस पर डिपेंड करेगा और कितने समय प्रोफाइल, उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर कॉल लेते हुए आगे बढ़िए। बेंगलुरु से हेमंत साहब लाइन पर हैं अगले प्रश्न के साथ। गुड आफ्टरनून मिस्टर हेमंत, प्लीज आप क्वेरी बताएं। सर, आजकल बैंक के जो एफडी रेट्स हैं वो अराउंड 9 to 10.5% हैं जी, और अभी पीपीएफ जो है 8.6 दे रहा है जी। मैं दोनों का ही अकाउंट रखता हूँ, एफडी में भी डालता हूँ और पीपीएफ में भी डालता हूँ, बट जस्ट वांट टू नो दैट विच इज अ बेटर ऑप्शन नाउ। आपको बातें हैं, ये दोनों अपने आप में अगर आप देखें, एफडीज में आपने जैसे कहा काफी सालों के बाद उस प्रकार से इतने अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडीज में है, तो एफडीज तो लुभावनी है ही। आपने पीपीएफ का भी जिक्र किया है। पंकज साहब, ये जैसे हम टच कर रहे थे, इसमें पीपीएफ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो टैक्स फ्री रहता है, लेकिन एफडीज में फिर जो आपकी इनकम में वो ऐड होगा, फिर वो टैक्स ब्रैकेट में किस में है डिपेंड करता है। जो पीपीएफ समाव उसमें इतने सालों में कंपाउंड करता हुआ काफी अच्छे रिटर्न थे, इस पर आप मतलब कैसे ये कंपेयर करेंगे जो इनका सवाल है? जी देखिए, एनुअल कंपाउंडिंग तो आपको बैंक में भी होती है, उसका ऐसा डिफरेंस नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो इंटरेस्ट है पीपीएफ के ऊपर वो टैक्स फ्री है, उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो शायद वो डिफरेंस कम हो, लेकिन अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको, अगर बैंक एफडी 10% भी देती है लेकिन आपके हाथ में वो 7% ही आएगा, जबकि यहां पर पीपीएफ का 8.6% आपके हाथ में 8.6% आ रहा है। तो इस हिसाब से आपके 10% के कंपैरिजन में भी 8.6% बेटर है जी। तो ये आपके लिए जिस तरह से ये जवाब रहेगा हेमंत साहब, तो ये आप इन एंगल्स को भी जब आप आगे बढ़ें तो देखिए। लेकिन एफडीज नो डाउट वो भी आजकल शॉर्ट टर्म की खास करके काफी अट्रैक्टिव वो भी बनी हुई हैं। हम एक और ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं, कार्यक्रम आप ये देख रहे हैं, तो ये हमारी खास पेशकश है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तरफ से। कल शाम में जिस तरह से स्मॉल सेविंग्स को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई हैं, यहाँ ये छोटी बजट योजना है लेकिन अनाउंसमेंट्स बड़ी हुई हैं और उसको हम एंगल्स को टच कर रहे हैं। प्रश्न और अगर आप पूछना चाहें पार्टिसिपेट तो ये जरिया है जिस तरह से आप शो में हिस्सा ले सकते हैं। आखिरी सेगमेंट होगा बस ब्रेक के बाद, ये टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और लैंडलाइन नंबर भी है। आखिरी सेगमेंट के साथ बस कुछ ही देर में हम बात करा रहे हैं। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट है, प्रश्न लगातार आ रहे हैं देश भर से और अगला प्रश्न जो है वो भोपाल से है। आर के सोनी साहब इस समय लाइन पर हैं, बताइए साहब, सवाल बताइए प्लीज।
सर नमस्कार, अगर मैं आर.के. सोनी बोल रहा हूँ भोपाल से। जी सर बताइए। मैं अप्रैल में जो है पीपीएफ अकाउंट में 70,000 जमा कर चुका हूँ। अब नए इन्वेस्टमेंट लिमिट के तहत क्या 1 लाख रुपए जमा करना है, तो क्या दिसंबर के बाद 30,000 और जमा कर सकता हूँ? ये आप कौन से मंथ की बात कह रहे हैं, अप्रैल के बाद? नहीं, मैं इसी फाइनेंशियल ईयर में। हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर में बिल्कुल आप करना चाहें तो ये जैन साहब जैसे बात कर रहे थे दिसंबर ऑनवर्ड्स, 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स, उसके बाद ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये 1 लाख भी। See, actually, I am presuming he can do it. Actually, वो आज भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि इंटरेस्ट रेट्स विल बी चेंजिंग फ्रॉम December 1st। कहीं पे ये लिखा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट लिमिट भी वही डेट से चेंज होगा, बट अगर आप एनी टाइम अप टू March 31st करोगे तो वैसे भी आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में बेनिफिट मिलेगा जी। तो यू कैन सर्टेनली डू इट आफ्टर December 1st द बैलेंस। राइट, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं, इसी फाइनेंशियल ईयर में होगा और उसके अकॉर्डिंगली आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगला प्रश्न दिल्ली से ललित शर्मा साहब लाइन पर। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, मैं पूछना चाहता था। यस साहब बताइए। ये जो अपना मंथली एमआई स्कीम्स में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जी, वो क्या रिवाइज्ड रेट से कब से रेगुलेट होना शुरू होगा? इनफैक्ट उसी को हम अभी चेक कर रहे थे, ये जो अभी ये सारे चेंजेस 1 दिसंबर की डेट है, लेकिन ये मंथली इनकम स्कीम में आपका जिस तरह से मानी जा रहा है, इसमें हमने चेक कर रहे थे अभी बोनस जिस तरह से उसको स्टॉप किया गया है और 8.2% पंकज साहब यही अब इसमें ऑफरिंग रहेगी नहीं मंथली इनकम स्कीम में? जी यही होगा, लेकिन क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट तो नहीं है, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो नए इन्वेस्टमेंट होंगे उनके लिए ही नया इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पुराने जो इन्वेस्टमेंट हैं उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा जो उनका पहले था, और साथ में बोनस भी इंटैक्ट रहेगा जिनका पहले से लिया हुआ है और मैच्योरिटी आने वाले समय में होने वाली है। जो नए इन्वेस्टमेंट होंगे उसी के ऊपर ये चेंजेस होंगे जी। स्पेसिफिकली अगर हम ये पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक के अगर जो हम इंटरेस्ट की बात करें, जो 4% किया गया है, आप कार्यक्रम के शुरू में जैसे बता रहे थे पंकज साहब, वो उतना लुभावना नहीं लगता है। मोरओवर जैसे अगर हम बैंक्स की बात भी करें, जो मनी जनरली आइडल सेविंग्स बैंक अकाउंट में रहती है, वो 4% तो पहले ही की गई थी और अब डीरेगुलेट हुआ है तो उसमें और ज्यादा कैची बनाया गया है। तो मतलब आप किस तरह से देखते हैं, हालांकि जो पोस्ट ऑफिस का दायरा है, एक बड़ा नेटवर्क है, उसको क्या और लुभावना बनाया जा सकता था? बिल्कुल बनाया जा सकता था। जब अपॉर्चुनिटी थी, बैंक को इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट किए गए, वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को कि वो ज्यादा इंटरेस्ट जो बैंक देता है वहां पर पैसा पार्क कर सके, तो यही सुविधा पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होल्डर्स को भी देनी चाहिए। अब होता क्या है कि बैंक्स बड़े शहरों में अवेलेबल है, बड़े गांव में भी अवेलेबल है, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है वे छोटे से छोटी जगह पर भी अवेलेबल होते हैं। अब वहां पर क्योंकि बैंक नहीं है तो वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। शहर में तो मैं बोलूंगा कि अब किसी को अगर इन्वेस्ट करना है, पहले भी कोई भी हाउस होल्ड पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखता है। यूजुअली हम लोग बैंक के अकाउंट में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं या सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, लेकिन क्योंकि छोटे गांव में वो सुविधा नहीं होगी तो उनको तो अभी भी पोस्ट ऑफिस में ही पैसा रखना है। तो वहां पर उनको बेसिकली अगर ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता था तो उस सुविधा का लाभ जो था पूरे भारतवर्ष को मिलता। एब्सोल्युटली, क्योंकि रिजर्व बैंक ने तो वो जो लास्ट एक बेस्टिन था गढ़ था उसको भी खोल दिया, सेविंग बैंक को भी डीरेगुलेट कर दिया, लेकिन समाव यहां पर उस प्रकार से उतना भी कैची नहीं है। जमशेदपुर से जावेद साहब लाइन पर हैं। जावेद साहब आपका प्रश्न क्या है, बताएं प्लीज। मैं पीपीएफ के बारे में जानना चाहता हूँ सर, कि क्या उसमें कोई एंट्री लिमिट है कि इतना अमाउंट कॉन्स्टेंटली हर महीने से जमा करना पड़ेगा या ऑप्शन है हमारे पास? उसमें 500 रुपए 500 पंकज साहब यही रहेगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहती है एक फाइनेंशियल ईयर में? जी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज है और मैक्सिमम जो 70,000 था उसको बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। साल में 12 इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो ऐसा मंथली करना ऐसा जरूरी नहीं है, पर मैक्सिमम 12 कर सकते हैं और आप लमसम एक बार में एक साथ भी कर सकते हैं। मोर ओवर अगर आप एक महीने में 2 करना चाहें तो वो भी संभव रहेगा, उसकी भी एक महीने में मैक्सिमम 2 वो भी अलाउड है, लेकिन एक साल में 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 1 गो में भी की जा सकती है। तो कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते एक प्रश्न आया था एक मैम की तरफ से, जिस तरह से जैन साहब ने उस पर व्यू दिया था, पंकज साहब आप भी टच कर सकें, क्योंकि हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखा जैसे एंट्री लोड अबॉलिश हुआ, इंडस्ट्री में जिस प्रकार से चेंजेस हुए, क्योंकि उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात थी। इंश्योरेंस यूलिप को लेकर नए नॉर्म्स आए तो उसमें भी हमने देखा है रेगुलेटरी चेंजेस से काफी अभी ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है। इनफैक्ट पीपीएफ ने जिस तरह से कमीशन से संबंधित करी थी, आप इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि इसको एकदम डिसकंटिन्यू किया गया है, आप इस एंगल को भी अगर टच कर सकें, क्योंकि जैन साहब ने कहा था इसकी समीक्षा होनी चाहिए, आपका क्या व्यू है? जी
देखिए, इसके सोचने के दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि जैसे कि म्यूचुअल फंड पर कमीशन एबॉलिश किया गया, इसी तरह से गवर्नमेंट का ये सोच है कि आने वाले समय में एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग चैनल हों और एडवाइजरी की अलग से फीस हो, यानी कि इन्वेस्टर ही आपको पेमेंट करेगा जो आप उसको एडवाइज करेंगे उसके लिए, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर आपको कोई एजेंट को कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी सोच ये है कि अगर आप एनपीएस की बात करते हैं, एनपीएस भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर इंसेंटिव नहीं था तो प्रोडक्ट चल नहीं पाया। तो मेरा सोचना ऐसा है कि जब तक आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या एजेंट को उसके लिए इंसेंटिव नहीं देंगे, वो प्रोडक्ट को पुश नहीं करेगा। और इन्वेस्टमेंट जब तक आप पुश नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर सामने से बाय नहीं करेगा। इससे एक बात और होगी, ऐसे प्रोडक्ट जो कि शायद बहुत अच्छे नहीं हैं, आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो कि एक अच्छा विकल्प नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वहां पर कमीशन होगा तो एजेंट इंश्योरेंस का प्रोडक्ट इन्वेस्टर को बेचेगा, लेकिन शायद पीपीएफ रिकमेंड नहीं करेगा। इसके लिए जहां तक मेरा ये बात सोचना है, और मैडम ने भी बोला था, आज बहुत सारे एजेंट्स हैं जो इसी कमीशन के ऊपर अपना हाउस होल्ड इनकम चलाते हैं, तो उस बात को भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। जी, तो इस तरह से हम इसके अलग अलग एंगल्स को टच कर रहे हैं। अगला प्रश्न शामिल करते हैं। लखनऊ से अनिल रस्तोगी साहब लाइन पर हैं। अनिल साहब, प्रश्न बताइए प्लीज। जी, ये जो पीपीएफ वाली स्कीम दिखा रहे हैं कि 70,000 1 लाख 15 साल के लिए जमा करना है। जी सर। हाँ, तो इस पर नेट अमाउंट जितना बता रहे हैं कि 17,000 पे 20 लाख 52,000 मिलेगा 15 साल बाद, और 1 लाख पे 29 लाख 32,000। यस सर। जी, ये नेट अमाउंट मिलेगा 15 इयर्स आफ्टर। ये आप पीपीएफ की जो बात कर रहे हैं, हम ये जो टेबल इनफैक्ट दिखा रहे थे आपको, ये भी मौजूदा जो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट इनफैक्ट हुए भी एज ऑफ नाउ 8% था कंपाउंडिंग, 8.6% पीपीएफ में इसको किया गया है। लिमिट भी बढ़ाई गई है, 1 लाख रुपए तक आप एक साल में इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, उतनी तक अपर लिमिट कर दी गई है। पंकज साहब बताएं, आपने जिस तरह से इसका गणित भी समझाया था और किस तरह से कंपाउंड करता हुआ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट और उस पर इंटरेस्ट और जुड़ता हुआ बस फिर मनी तेज रफ्तार से ग्रो करेगी, तो इनको आप अगर टच कर सकें, और स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स भी रहेंगे, उस पर भी आप नजर रखिए। पंकज साहब जी, देखिए हम जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, बेसिकली ये एजम्पशन है कि अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.6 जो अभी स्टार्ट हुआ है यही कंटिन्यू रहेगा तो 15 ईयर के बाद में ये अमाउंट मिलेगा। लेकिन जैसा आपने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 8% था, जिसको 8.6 कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में 8.6% चेंज हो जाए। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो उसके आगे के समय में वो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही कैलकुलेशन होगी। तो अभी इस वक्त ये कहना कि जो फिक्स्ड अमाउंट है, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 ईयर के बाद मैच्योरिटी पे ये अमाउंट मिलेगा, ये कहना मेरे हिसाब से गलत होगा। ये कहना सिर्फ ये है, ये एज्यूम करके कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.6 रहेगा तो हमने सिंपल कैलकुलेशन की है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा आने वाले समय में, वो ज्यादा होता है या कम होता है, क्योंकि 15 ईयर का समय जो है वो एक बहुत बड़ा समय है, उस बीच में चेंजेस होने के चांसेस हैं। तो उस हिसाब से आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से आपकी मैच्योरिटी वैल्यू डिफर करेगी। और जो अभी का है उसके अकॉर्डिंग ये दिखाया जा रहा है। फाइनल कमेंट जयंत भाई साहब आपकी तरफ से लेना चाहेंगे, ये जो हमने पूरा ओवरऑल स्मॉल सेविंग्स को टच किया, और ये जो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो पोर्टफोलियो में अलग अलग जिस तरह से जो निवेश के विकल्प हैं उनको शुमार करते हुए गोल तक अग्रसर हों, लेकिन स्मॉल सेविंग्स की जहां तक बात है, आपको लगता है इस मूव के बाद ये इंस्ट्रूमेंट्स कुछ स्पेसिफिकली पीपीएफ टाइप्स और कैची होंगे और लुभाएंगे लोगों को? अभी के माहौल में लग रहा है ऐसे है, लेकिन आगे जाके लोगों को ये दे हैव टू गेट यूज्ड टू इट कि फिक्स्ड रेट्स जो है उनका समय अभी खत्म होते आ रहा है, क्योंकि एवरी ईयर आरबीआई एक नया रेट अनाउंस कर सकता है। उन्होंने कहा है कि शायद अप्रैल 1 को करेंगे जी। जो हम लोग का जो नजरिया है पहले का, फिक्स्ड रेट्स जो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम टैक्स बेनिफिट भी देते हैं, फिक्स्ड रेट्स भी देते हैं और लंबी अवधि तक हम लोग निवेश कर सकते हैं, ये थोड़ा लोगों का नजरिया बदलना होगा एंड दे विल हैव टू गेट यूज्ड टू मोर मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स। और दूसरा यह है कि अभी है हमको ये सोचना है कि गवर्नमेंट ने क्यों किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़े मजबूरी में किया है, क्योंकि उनको बाकी जो बोरिंग के जो सोर्सेज है एब्सोल्युटली उनका कॉस्ट बढ़ते जा रहा है जी। सो इट मे बी दैट द गवर्नमेंट इज फियरिंग दैट द रेट्स विल नॉट कम डाउन सून, so we may have to get used to a higher interest rate regime for some more time than what we have been assuming. Right. इसी नोट पर हम आप दोनों का ही शुक्रिया करना चाहेंगे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जयंत पाल साहब थैंक यू, पंकज मंडपाल साहब आपका भी शुक्रिया। तो ये थी हमारी खास पेशकश जिसमें हमने तमाम एंगल्स को टच किया है। अभी तक अगर हम देखें हमारे यहाँ सेविंग्स रेट बहुत ज्यादा है और हाउस होल्ड सेविंग का मेजर परसेंटेज बैंक्स में पार्क होता है, लेकिन जैसे जयंत साहब टच कर रहे थे कि निवेश के विकल्प और भी तमाम है, उनको भी एक्सप्लोर किया जाए, टटोला जाए और उसके अकॉर्डिंगली अपने रिस्क
प्रोफाइल और बाकी नीड्स के अकॉर्डिंगली उन पर कॉल ली जाए। लेकिन स्मॉल सेविंग्स और कैची बनाने के लिए सरकार ने बड़ी अनाउंसमेंट्स कर दी हैं। छोटी बचत जो है पर बड़ी अनाउंसमेंट्स। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।